हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज सीमा अग्रवाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज फन। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, रिफ्लेक्स एक्शन, जो नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। ये लास्ट टॉपिक है नर्वस सिस्टम में, और ये क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और अदर एजुकेशनल बोर्ड सब में ये टॉपिक पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आज हम समझते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। ठीक है, इसके पिछले वाली वीडियो में हमने बाकी पूरे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं नर्वस सिस्टम से, कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, फिर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स क्या होते हैं, नर्व्स और टाइप्स ऑफ नर्व्स के बारे में हमने पढ़ा। हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को डिटेल में डिस्कस किया। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है, वो भी हमने डिटेल में देख लिया है। अभी ये लास्ट टॉपिक बचा है रिफ्लेक्स एक्शन नर्वस सिस्टम में, तो हम इसको आज कंप्लीट करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शंस एक्चुअली, जो रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं। देखो, दो प्रकार के एक्शंस होते हैं, एक होते हैं वॉलेंटरी एक्शंस, एक होते हैं इनवॉलेंटरी एक्शंस। वॉलेंटरी एक्शंस वो होते हैं एक्शन जो हम लोग सोच समझ के करते हैं, है ना। जैसे कि हम पेपर में कुछ लिख रहे हैं या मैं अभी कुछ बोल रही हूँ, तो सोच समझ के किए गए हुए जो एक्शंस होते हैं ना, वो वॉलेंटरी एक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, और इनवॉलेंटरी एक्शंस वो होते हैं जो बिना सोचे समझे हो जाते हैं। जैसे कि सपोज करो कि आपके आंख के सामने कुछ एकदम से कचरा आया, या आपको ऐसा लगा आपकी आंख में कोई कीड़ा घुसने वाला है, तो आप एकदम से आंख बंद कर लेते हो ना। तो आपने बिना सोचे समझे अपनी आंख बंद कर ली, तो ये क्या हुआ? इनवॉलेंटरी एक्शन, है ना। और वॉलेंटरी एक्शन क्या होता है? अगर मैं आपसे बोलूं क्लोज योर आईज, फिर आपने आई क्लोज करी, तो फिर वो वॉलेंटरी एक्शन कहलाएगा, क्योंकि आपने सोच समझ के किया। आपको बोला गया कि आप आंख क्लोज करो, आईज क्लोज करो, तब आपने आईज क्लोज करी, तो वो वॉलेंटरी एक्शन हो गया। लेकिन एकदम से आपको ऐसा लग रहा है कि कोई कीड़ा आपकी आंखों की तरफ आ रहा है, तो आपने एकदम से अचानक अपने आप से आंखें बंद कर ली, तो उसको फिर हम क्या क्या कहते हैं? इनवॉलेंटरी एक्शंस। तो एक्शंस दो प्रकार के होते हैं, वॉलेंटरी एक्शंस और इनवॉलेंटरी एक्शंस। ठीक है, इनवॉलेंटरी एक्शंस ही रिफ्लेक्सेस कहलाते हैं। कुछ वॉलेंटरी एक्शंस के एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे कि यू विश टू वॉच सम प्रोग्राम ऑन टीवी एंड यू स्विच इट ऑन एंड प्रेस द रिमोट फॉर अ पर्टिकुलर चैनल। सपोज करो आपको टीवी में कोई प्रोग्राम देखना है, आपने रिमोट उठाया और टीवी को ऑन किया और वो चैनल लगाया। तो आप कॉन्शियसली सोच समझ के कर रहे हो ना, कि हाँ मुझे सोनी टीवी में ये प्रोग्राम देखना है, तो आपने फिर वो वाला चैनल क्लिक किया और फिर आपने वो प्रोग्राम को देखा। तो ये वॉलेंटरी एक्शंस होगा, क्योंकि इसको आप सोच समझ के कर रहे हो। उसी तरीके से आपने एप्पल उठाया और उसे खाया, है ना, तो ये भी सोच समझ के आपको इच्छा हो रही थी एप्पल खाने की, आपने एप्पल उठाया उसे खाया, तो फिर ये भी वॉलंटरी एक्शन होगा। नेक्स्ट, अगर आपको समय देखना है, तो आपने हाथ अपना उठाया और अपने रिस्ट वॉच में समय देखा, है ना, तो ये भी एक वॉलंटरी एक्शंस होगा। तो वॉलंटरी एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो हम कॉन्शियसली परफॉर्म करते हैं, यानी कि हम सोच समझ के परफॉर्म करते हैं। तो फिर इनवॉलेंटरी एक्शंस क्या होते हैं? इनवॉलेंटरी एक्शंस अपने आप से अननोइंगली हो जाते हैं, और इन्हीं इनवॉलेंटरी एक्शंस को हम रिफ्लेक्सेस कहते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि सम particle falls into your eyes and there is immediate flushing of tears to wash out the particle. Glandular secretion, जैसे कि एकदम से कोई पार्टिकल आपकी आंखों के अंदर चला गया और आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, है ना। तो ये क्या हुआ? ये एक इमीडिएट रिस्पॉन्स है, चूंकि कीड़ा आपकी आंख में चला गया है, इसकी वजह से आपके जो ग्लैंड्स हैं, जो टीयर ग्लैंड्स है, वो स्टिमुलेट हो गए हैं और उन्होंने टीयर्स प्रोड्यूस कर दिए और आपकी आंखों में आंसू आ गए। तो ये क्या हो गया? ये इनवॉलेंटरी एक्शन हो गया, है ना। वैसे अगर हमें किसी की बात बुरी लग गई और फिर हम रो रहे हैं, तो फिर वो आपका इनवॉलेंटरी एक्शन नहीं कहलाएगा, वो वॉलेंटरी एक्शन कहलाएगा। क्योंकि कोई बात किसी ने बोल दी, आपको बुरा लग गया, आपके ब्रेन ने उसको प्रोसेस किया और वो चीज आपको पसंद नहीं आई, और फिर आपके आंसू आ रहे हैं, तो फिर वॉलेंटरी एक्शंस है। लेकिन अचानक से कीड़ा आपकी आंख में चला गया और फिर आपका जो टीयर ग्लैंड है वो स्टिमुलेट हो गया और आंखों में आंसू आ गए, तो फिर ये क्या कहलाएगा? इनवॉलेंटरी एक्शन। और इनवॉलेंटरी एक्शन को ही हम रिफ्लेक्स एक्शन भी कहते हैं। उसी तरीके से इंस्टेंटेनियस विड्रॉल ऑफ हैंड व्हेन इट एक्सीडेंटली टचेस अ हॉट आयरन मस्कुलर मूवमेंट, जैसे एकदम से अचानक से आप गर्म आयरन को टच कर लेते हो, क्या करते हो? आप फटाक से हाथ हटाते हो ना, है ना। तो ये क्या होगा? इनवॉलेंटरी एक्शन। ये सपोज करो आपने कैंडल के ऊपर हाथ रख दिया और जैसे आपको हॉट लगे, एकदम से आपने हाथ विड्रॉ किया, तो ये क्या हुआ? एक इनवॉलेंटरी एक्शन हुआ। जैसे ही आपकी आपकी स्किन को गर्माहट महसूस हुई, एकदम से आपने, आपका इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या है? आपने अपने हाथ को वहां से विड्रॉ कर लिया, दूर कर लिया। तो ये भी इंस्टेंटेनियस है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा?
इनवॉलेंट्री एक्शन हो जाएगा। तो रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन क्या हो गई? रिफ्लेक्स एक्शन इज एन ऑटोमेटिक, क्विक एंड इनवॉलेंट्री एक्शन इन द बॉडी ब्रॉट अबाउट बाय स्टिमुलस। किसी स्टिमुलस की वजह से अगर आपकी बॉडी में कोई ऑटोमेटिक, क्विक और इनवॉलेंट्री एक्शन होता है तो उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन के होने के लिए बहुत जरूरी है स्टिमुलस का प्रेजेंट होना। सपोज करो अगर कीड़ा आपकी आंख में गया ही नहीं होता तो क्या आपकी आंखों में आंसू आते? नहीं आते। तो यहाँ पे स्टिमुलस क्या हो गया? वो इंसेक्ट। उसी तरीके से इस वाले केस में आप देख रहे हो कि हॉट आयरन टच करी इसलिए आपने एकदम से झटके से हाथ हटाया। अगर आयरन हॉट नहीं होती तो क्या तुम हाथ हटाते? नहीं हटाते। तो यहाँ पे स्टिमुलस क्या हो गया? आयरन की हॉटनेस, राइट। तो रिफ्लेक्स एक्शन होने के लिए कोई स्टिमुलस का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी होता है। और रिफ्लेक्स एक्शन एक ऑटोमेटिक अपने आप से हो जाने वाला बहुत ही तुरंत यानी कि क्विक और इनवॉलेंट्री एक्शन है जिसमें आप सोचते समझते नहीं हो, बस चीज कर देते हो, राइट। और एग्जाम्पल देखते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस के, जैसे शिवरिंग व्हेन इट इज टू कोल्ड, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, बहुत ठंड लगती है तो हम कांपने लगते हैं, कपकपाहट होने लगती है, ये भी एक तुम्हारा इनवॉलेंट्री एक्शन है। उसी तरीके से बहुत गर्मी लगती है तो स्वेटिंग होने लगती है और आपके जो स्वेट ग्लैंड्स है वो स्वेट प्रोड्यूस करने लगते हैं यानी कि ग्लैंडुलर सीक्रेशन होने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है डायलेशन ऑफ द आई पीपल टू लुक इन द डार्क एंड वाइस वर्सा। उसी तरीके से अंधेरे में जब आप देखते हो तो आप देखते हो, आप आंखें फाड़ फाड़ के देखते हो, थोड़ी आंखें बड़ी कर लेते हो, जिसमें जो आपका प्यूपल है आई का जो बीच में ब्लैक जो स्पॉट होता है वो थोड़ा बड़ा बड़ा सा दिखता है। तो क्या हो जाता है? ये भी एक इनवॉलेंट्री एक्शन है। जैसे आप रोशनी से अंधेरे में आते हो, आप आंखें थोड़ी बड़ी करके देखते हो। जैसे हम लोग जब पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, तो जब अगर मूवी चालू हो गई है और लाइट सारी ऑफ है हॉल की, तो हम लोग की आंखें हम लोग बड़ी बड़ी करके देखते हैं कि हमारी सीट कहाँ है या स्टेयर्स कहाँ है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये एक इनवॉलेंट्री एक्शन है। ऑटोमेटिकली हमारी जो प्यूपिल होती है वो बड़ी हो जाती है, डायलेट हो जाती है। उसी तरीके पुशिंग अलोंग ऑफ द सॉलिड फूड थ्रू द फूड कैनाल। उसी तरीके से जब आप खाना खाते हो तो आपका जो खाना है, ये दिख रहा है खाना, ये आपका धीरे 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 नीचे की तरफ जाता है, राइट। ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये जो इसको ना पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट में क्या होता है? आपके जो एलिमेंट्री कैनाल है ना, उसकी वॉल्स बार बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है और ये नीचे नीचे खाने को पुश करती जाती है। तो ये जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है ये भी एक इनवॉलेंट्री एक्शन है। तो पुशिंग अलोंग ऑफ द सॉलिड फूड थ्रू द फूड कैनल मस्कुलर मूवमेंट है, क्योंकि जो एलिमेंट्री कैनाल की मसल्स है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके खाने को नीचे की तरफ पुश कर रही हैं, है ना। तो ये भी इनवॉलेंट्री एक्शन है। उसी तरीके से दूसरे दूसरे एग्जांपल क्या है इनवॉलेंट्री एक्शन के? नॉन स्टॉप बीटिंग ऑफ हार्ट, दैट इज मस्कुलर। आपका लगातार जब से आप पैदा होते हो और जब तक मर नहीं जाते, हमारा हार्ट कंटिन्यूअसली बीट करता रहता है ना, ये बीटिंग ऑफ हार्ट दिखा रहा है। तो ये क्या है? ये भी एक इनवॉलेंट्री एक्शंस है। तो शिवरिंग हुई या स्वेटिंग हुई या डायलेशन ऑफ पीपल हुआ या पेरिस्टालसिस मूवमेंट हुआ या बीटिंग ऑफ हार्ट हुआ, ये कुछ एग्जांपल्स है जो इनवॉलेंट्री एक्शंस के अंदर आते हैं। मतलब ये सारे इनवॉलेंट्री है, हम चाह के भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। अगर ठंड लग रही है तो हमको कपकपाहट अपने आप से होती है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती है कि हमको कांपना है कि नहीं कांपना है। ऐसी गर्मी लगती है, धूप में हम है तो पसीना अपने आप से निकलता है, हम चाहें कि पसीना ना निकले ऐसा नहीं होगा, वो अपने आप से ऑटोमेटिकली आपका बॉडी का रिस्पॉन्स है कि बहुत गर्मी लगेगी तो आपके स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाएंगे और पसीना आने लगेगा। अंधेरे में आप अपनी पीपल को डायरेक्ट करके देखने लगेंगे ताकि आपको साफ साफ दिखने लगे, है ना। आपने खाना खाया तो आप ऑटोमेटिकली आपके एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टालसिस मूवमेंट होने लगेगा और आपका खाना है नीचे पुश होने लगेगा। उसी तरीके से हार्ट को हम चाह के भी हम चाहेंगे अरे हार्ट बीट ना करे, ऐसा नहीं हो सकता, ये हमारे हमारे कंट्रोल में नहीं है। मतलब ये सारे जो एग्जाम्पल हमने देखे, सारे के सारे एग्जाम्पल इनवॉलेंट्री एक्शंस के हैं। All involuntary actions or reflexes are initiated by some kind of sensory stimulation resulting in either a muscular action or a glandular secretion. मैंने जैसे आपको बोला था, हर involuntary action या reflexes के होने के लिए बहुत जरूरी है कि कोई स्टिमुलस प्रेजेंट हो। विदाउट स्टिमुलस कोई चीज होता ही नहीं है। अगर आपने खाना नहीं खाया होता तो क्या ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो रहा होता? क्यों? कुछ चीज थी नहीं उसको पुश करने के लिए। अगर आप डार्कनेस में नहीं गए होते तो क्या आपकी पीपल डायलेट होती? बिल्कुल नहीं होती। अगर ठंड नहीं होती तो क्या आप शिवर कर रहे होते? बिल्कुल नहीं कर रहे होते। कोई भी इन्वॉलंटरी एक्शंस या रिफ्लेक्सेस होने के लिए स्टिमुलस का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी होता है। और जब स्टिमुलस होता है
तो उसकी वजह से मस्कुलर एक्शन होता है या फिर ग्लैंडुलर सीक्रेशन होता है। यानी कि ग्लैंडुलर सीक्रेशन कैसे हुआ, आंखों में आंसू आ गए या आपके पसीना आ गया, तो ये ग्लैंड्स ने सीक्रेशन किया। मस्कुलर एक्शन क्या होता है, आप अपना गर्म चीज को टच करते हो तो हाथ दूर कर लेते हो, या आपका पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो रहा है, या आपकी आई पीपल डायलेट हो रही है, तो ये मस्कुलर एक्शन हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि इनवॉलेंट्री एक्शंस और रिफ्लेक्सेस के लिए बहुत जरूरी होता है स्टिमुलस का प्रेजेंट होना। जब स्टिमुलस होता है तो उसके रिस्पॉन्स में या तो मसल्स एक्शन लेती हैं या फिर कोई ग्लैंड्स कुछ ना कुछ सीक्रेट करते हैं, एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सेस या इनवॉलेंट्री एक्शंस और वॉलेंट्री एक्शंस में डिफरेंसेस क्या हैं? पहला डिफरेंस तो क्या है, रिफ्लेक्सेस या इनवॉलेंट्री एक्शंस के लिए दे आर इनिशिएटेड बाय सम स्टिमुलस, कुछ ना कुछ स्टिमुलस तो चाहिए ही चाहिए। या टच करा आपने, एकदम से काटा छू लिया और आपने हाथ हटाया है ना, या आपने गर्म आयन छू लिया और अपने हाथ विड्रॉ किया, यानी कि स्टिमुलस यहाँ पे कौन सा है, टच का। या पेन हुआ है, जैसे कांटे चुभने से पेन होता है या सुई चुभने से पेन होता है, तो भी आप हाथ विड्रॉ करते हो। या प्रेशर फील कर रहे हो, या हीट है कोई भी चीज गर्म है तो आपने हाथ डाल लिया, या लाइट है, अंधेरे से उजाले में आए या उजाले से अंधेरे में आए। किसी ना किसी प्रकार का स्टिमुलस होना बहुत जरूरी है इनवॉलेंट्री एक्शंस या रिफ्लेक्सेस के लिए। जबकि वॉलेंट्री एक्शंस आर इनिशिएटेड बाय अ विलिंग थॉट, सोच समझ के करते हैं हम जो काम, तब वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। इसमें हमारा थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व रहता है, हम सोचते हैं कि हमको ये करना है, फिर हम करते हैं, राइट। तो इसको वॉलेंट्री एक्शंस कहते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शंस के केस में मेनली सेल्फ प्रोटेक्टिव ड्यू टू एनवायरनमेंट। अधिकतर इनवॉलेंट्री एक्शंस या अधिकतर रिफ्लेक्सेस हम अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए करते हैं, है ना। एकदम से जैसे आपने गर्म चीज छुई, आपने हाथ हटाया, तो अपने आप को बचाने के लिए तो आपने हाथ हटाया, है ना। या आपने कोई चुभने वाली चीज को टच कर लिया, नीडल को टच कर लिया, तो आपने हाथ को विड्रॉ किया, तो अपने हाथ अपने आप को बचाने के लिए आपने किया ना। तो जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं या रिफ्लेक्सेस होते हैं, अधिकतर अपने प्रोटेक्शन के लिए हम ये इस काम को करते हैं, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए ये काम किए जाते हैं। जबकि जो वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं वो फुलफिलमेंट ऑफ अ डिजायर्ड गोल, किसी गोल को पूरा करने के लिए किया जाता है। हमको भूख लग रही है, इसलिए हमने अपने हाथ से खाना उठाया और खाया, तो हमारा गोल क्या था, अपनी भूख को मिटाना, है ना। तो इसलिए हमने वॉलेंट्री एक्शन लिया। ठीक है, तो वॉलेंट्री एक्शंस में एक गोल होता है जिसको पूरा करने के लिए हम वो काम करते हैं, जबकि रिफ्लेक्सेस या इनवॉलेंट्री एक्शन अपनी आत्मरक्षा यानी कि सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए हम करते हैं। थर्ड डिफरेंस क्या है, कमांड्स ओरिजिनेट मोस्टली इन द स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड अ फ्यू इन द ब्रेन एज वेल। जो रिफ्लेक्सेस होते हैं या इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, उसके जितने भी ऑर्डर्स जो भी कमांड्स जो ओरिजिनेट होते हैं, वो या तो स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में होते हैं। ठीक है, ब्रेन में बहुत ही कम होते हैं, मतलब ब्रेन तक तो बात पहुंचती नहीं है, क्योंकि इतना क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है, नहीं तो बात तो बिगड़ ही जाएगी। तो ये चीज ना लॉन्ग पाथवे ना यूज करके शॉर्टकट अपना के स्पाइनल कॉर्ड नहीं वो बता देता है, अच्छा हाथ ड्रॉ कर लो या आईज क्लोज कर लो। ठीक है, जबकि जब वॉलेंट्री एक्शंस होता है तो हमेशा ब्रेन इन्वॉल्व होता है। वॉलेंट्री एक्शंस क्योंकि सोच समझ के किया जाता है और सोचने समझने की शक्ति तो ब्रेन के पास ही होती है, तो ये इसके कमांड जो ओरिजिनेट होते हैं, वॉलेंट्री एक्शंस के जो कमांड्स होते हैं वो ब्रेन से ओरिजिनेट होते हैं, जबकि इनवॉलेंट्री एक्शंस के कमांड स्पाइनल कॉर्ड या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से ओरिजिनेट होते हैं। रिफ्लेक्सेस या इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं तो मसल्स और ग्लैंड्स इन्वॉल्व होती हैं, है ना, या तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं या रिलैक्स करती हैं, या ग्लैंड्स में किसी प्रकार का सीक्रेशन होता है, जैसे टीयर ग्लैंड से टीयर्स निकलना शुरू हुए, स्वेट ग्लैंड से स्वेट निकलना शुरू हुआ, है? जबकि वॉलेंट्री एक्शंस में सिर्फ और सिर्फ मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, है ना। कुछ आपको आपके कोई ग्लैंड्स इन्वॉल्व नहीं होते, जैसे आपको पेन उठाना है लिखने के लिए, तो आपकी जो हैंड की मसल्स है बस वही इन्वॉल्व होंगी, फिंगर्स की जो मसल्स है बस वही इन्वॉल्व होंगी। इसमें कुछ आपको पसीना आएगा या कोई और चीज होगी ऐसा तो नहीं होगा, है ना। तो वॉलेंट्री एक्शंस में सिर्फ मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। तो ये चार डिफरेंसेस हैं, इसको याद रखना है, पूछे जा सकते हैं कि राइट डाउन एनी 2 or 3 डिफरेंसेस बिटवीन इनवॉलेंट्री एक्शंस एंड वॉलेंट्री एक्शंस। तो बड़े अच्छे सिंपल से डिफरेंसेस है, वो आप इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, स्टिमुलस को अगर डिफाइन करने के लिए पूछा जाए कि स्टिमुलस क्या होता है, द स्टिमुलस इज एनी एजेंट और एन एनवायरमेंटल चेंज व्हिच इनिशिएट्स अ रिस्पांस इन द बॉडी। एनवायरमेंट में होने वाला ऐसा कोई भी चेंज या ऐसा कोई भी एजेंट जिसकी वजह से आपकी बॉडी में बदलाव आ रहा है, उसको स्टिमुलस कह रहे हैं, है ना।
बाहर का मौसम बहुत गर्म है इसलिए आपको पसीना आ रहा है, तो बाहर की जो हॉटनेस है या हीट है वो आपकी बॉडी में स्वेट प्रोड्यूस कर रही है। तो हॉटनेस या हीट जो है एनवायरनमेंट की वो स्टिमुलस हो गया, राइट? ठीक है, तो स्टिमुलस क्या होता है? ऐसा कोई भी एजेंट एनवायरनमेंट में जिसकी वजह से आपकी बॉडी कोई रिस्पॉन्स करती है उसको हम स्टिमुलस कह रहे हैं। वरना दुनिया भर की चीजें बाहर हो रही है, अगर आपकी बॉडी में उसका प्रति कोई रिस्पॉन्स जनरेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो आपके लिए फिर स्टिमुलस नहीं है। स्टिमुलस वही चीजें होती हैं जिससे हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स इनिशिएट होता है, राइट? है ना? तो जो ये स्टिमुलस होता है हम किससे परसीव करते हैं? सुनकर, देखकर, छूकर, स्मेल कर कर या टेस्ट कर कर, है ना? यही तो 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। और ये 5 सेंस ऑर्गन्स इनको 5 प्रकार के स्टिमुलस को रिसीव करने में हेल्प करते हैं। तो जो स्टिमुलाई होते हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं। फिजिकल स्टिमुलाई हो सकता है जैसे कि मैकेनिकल टच से या प्रिक या प्रेशर जिसमें आ जाता है। नेक्स्ट केमिकल स्टिमुलाई भी हो सकता है ना? किसी केमिकल की वजह से हो सकता है, या रेडिएंट भी हो सकता है जैसे कि लाइट, है ना? थर्मल भी हो सकता है, हीट या कोल्ड, और या इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है। तो स्टिमुलाई आपके फिजिकल, केमिकल, रेडिएंट, थर्मल या इलेक्ट्रिकल हो सकते हैं। और इन स्टिमुलस की वजह से आपकी बॉडी में कुछ ना कोई रिस्पॉन्स इनिशिएट होता है। आई होप आपको स्टिमुलस समझ में आ गया होगा। स्टिमुलस वो एजेंट होता है या वो एनवायरमेंटल चेंज होता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी कोई रिस्पॉन्स इनिशिएट करती है। अगर आपकी बॉडी में कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है एनवायरनमेंट के उस चेंज से, तो फिर वो चेंज आपके लिए स्टिमुलस नहीं कहलाएगा। ठीक है ना? कभी कभी क्या होता है पता, पैपी सॉन्ग सुन के हमको एकदम डांस करने का मन हो जाता है, तो वो पैपी सॉन्ग क्या हो गया? हमारे लिए स्टिमुलस हो गया, राइट? लेकिन कुछ लोगों को पैपी सॉन्ग सुन के कुछ नहीं होता, उनको इरिटेशन और हो जाती है, तो इरिटेशन भी अगर हो रही है तो भी फिर वो स्टिमुलस हो गया। लेकिन अगर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, मतलब उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि गाना चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो फिर वो दैट इज नॉट अ स्टिमुलस फॉर देम, right? So stimulus is any agent or an environmental change which initiates a response in the body. तो ऐसा कोई भी बदलाव एनवायरनमेंट में है जिसकी वजह से हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करने के लिए मजबूर हो जाए तो उसको स्टिमुलस कह देंगे। और स्टिमुलस फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, रेडिएंट भी हो सकता है और थर्मल या इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है। ठीक है? टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस। अब रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नेचुरल रिफ्लेक्स और एक होता है कंडीशनड रिफ्लेक्स। नेचुरल रिफ्लेक्स क्या होता है? वो रिफ्लेक्स जो बाय बर्थ होते हैं, जन्मजात भी कुछ रिफ्लेक्सेस हमारे अंदर होते हैं। छोटा सा बेबी है ना, अगर उसकी आंख के पास भी कुछ लाओगे ना तो वो आंख अपनी एकदम से बंद कर लेगा। या बहुत ज्यादा तेज साउंड प्रोड्यूस करोगे ना तो वो अपने आंखें बंद करेगा और अपने कानों को टच करेगा, मतलब ये नेचुरल रिफ्लेक्सेस हैं, राइट? और कंडीशनड या एक्वायर्ड रिफ्लेक्स क्या होते हैं? जो हम अपने जीवन काल में सीखते हैं, कुछ चीजें हम एक्सपीरियंस से सीख जाते हैं, है ना? जैसे सपोज करो हम किसी रास्ते में रोज रोज जाते हैं, जैसे स्कूल का एक रास्ता हमने घर से अपनाया और हम बाई सपोज करो साइकिल चला के जा रहे हैं, तो क्या होगा कि जब पहली बार तुम घर से स्कूल की तरफ जाओगे तो आप हर जगह ध्यान रखोगे आपको स्ट्रेट जाना है, फिर कब राइट टर्न करना है, फिर कब लेफ्ट टर्न करना है, और फिर जाके आप स्कूल पहुंचोगे। जब आप रोज रोज उसी रास्ते से उसी तरीके से साइकिल चलाते चलाते स्कूल पहुंचोगे तो आपको वो रास्ता ना याद हो जाएगा, और आप अपने दोस्त से बात करते करते ऑटोमेटिकली राइट लेफ्ट स्ट्रेट होते जाओगे और आप स्कूल पहुंच जाओगे। यानी कि अब आपके लिए वो आप उस रास्ते के लिए कंडीशनड हो गए हो, मतलब वो चीज आपको दिमाग में बैठ गई है कि अच्छा मुझे अपने ऑटोमेटिकली आपकी जो जो हैंडल है साइकिल का वो ऑटोमेटिकली राइट हो जाएगा। जब उसको राइट होना होता है, जब लेफ्ट करना होता है आप लेफ्ट टर्न ले लोगे और आप अपने स्कूल में पहुंच जाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो रिफ्लेक्सेस होते हैं दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल रिफ्लेक्स और कंडीशन रिफ्लेक्स। जो नेचुरल या इनबॉर्न रिफ्लेक्स होता है is one in which no previous experience or learning is required। पहले से आपको कोई एक्सपीरियंस या लर्निंग जरूरत नहीं होती है नेचुरल रिफ्लेक्स में के लिए, ये बाय बर्थ प्रेजेंट रहते हैं। जैसे ब्लिंकिंग, आंखों का ब्लिंक करना, कफिंग, कुछ गले में फंस जाता है तो हम खांस के उसको बाहर कर देते हैं, स्नीजिंग, हमको कुछ नाक में इरिटेशन होती है हम छींक के बाहर निकाल देते हैं, छोटा बच्चा भी कर लेता है ना? यानी कि बाय बर्थ उसके पास ये रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट है। और अधिकतर ये ब्लिंकिंग, कफिंग, स्नीजिंग जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, है ना? अगर आपकी आंख में कुछ चला गया या आपके विंड पाइप में कुछ चला गया या आपकी नोज में कुछ चला गया तो आप उसको बाहर अपनी बॉडी से निकाल पाओ।
उसी तरीके से कोई चीज देखो, सलाइवेशन, सॉलोइंग, पेरिस्टाल्सिस, ये वाले जो रिफ्लेक्सेस हैं ये भी नेचुरल रिफ्लेक्सेस है, और ये फंक्शनल एफिशिएंसी प्रोवाइड करते हैं, मतलब कुछ काम करने के लिए ये रिफ्लेक्स होते हैं। जैसे बच्चे को भी होता है कि दूध की बोतल देख के उसके मुंह में पानी आ जाता है, या जो कोई चीज बच्चे ने आइसक्रीम खाई उसको अच्छा लगता ही है, अगर उसका आइसक्रीम का टेस्ट अच्छा लगा तो उसके मुंह से लार आने लगती है। तो ये क्या हो गया, ये एक नेचुरल रिफ्लेक्स हो जाएगा, सलाइवेशन है ना। सलाइवेशन मतलब मुंह में थूक बनता है, सलाइवा बनता है, राइट। सॉलोइंग, उसी तरह के हम बच्चे को भी कुछ देंगे तो उसको हमें सॉलो करना सिखाना नहीं होता है, गुटकना सिखाना नहीं पड़ता, उसको ऑटोमेटिकली पता है कि किस तरीके से हम सॉलो किया जाता है ना। जैसे हम लिखना तो बच्चे को सिखाते हैं, लेकिन सॉलो करना नहीं सिखाते, सॉलो करना उसको ऑटोमेटिकली आता है। तो ये एक नेचुरल रिफ्लेक्स हुआ। ऐसे है उसका, जैसे हमारी बॉडी में जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, जो एलिमेंट्री कैनाल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके फूड को नीचे मूव करती है, इसी को पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। ये भी एक नेचुरल रिफ्लेक्स है जो बाय बर्थ हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है। अब कंडीशन या एक्वायर्ड रिफ्लेक्स, जैसे मैंने आपको बताया, इज वन विच डेवलप्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, है ना, जो हमारी लाइफ टाइम में हम डेवलप होता है, पहले से प्रेजेंट नहीं होता है, ड्यू टू एक्सपीरियंस और लर्निंग। Conditioned or acquired reflex is one which develops during lifetime due to experience और learning। कोई चीज को एक्सपीरियंस करके या कोई चीज को सीख कर जो रिफ्लेक्स हम हमारी बॉडी में डेवलप होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कंडीशन रिफ्लेक्स कहते हैं। जैसे हम अगर हम लैपटॉप में या आप लोग तो मोबाइल में भी जब टाइप करते हो तो आप लोगों के हाथ बहुत ही वो फास्ट है, इतना ज्यादा टाइपिंग करते हो कि बिना कीबोर्ड की तरफ देखे ही आप टाइप कर ले जाते हो, है ना। यानी कि आपकी उंगलियों को उसकी आदत हो गई है, तो ये क्या हो गया, कंडीशन रिफ्लेक्स हो गया। उसी तरीके से फॉर एग्जांपल, व्हाट you experience simply at the sight or by smell of a familiar tasty food resulting in watering या salivation of your mouth। जैसे अपना पसंदीदा खाने की खुशबू देख के या खाने को देख के हमारे मुंह में पानी आ जाता है ना, सलाइवेशन हो जाता है, तो वो भी एक कंडीशन रिफ्लेक्स है। सपोज करो आपने कभी पिज्जा खाया ही नहीं, कितना भी पिज्जा आपके सामने रख दो है आपके मुंह में पानी नहीं आएगा, लेकिन एक बार आपने पिज्जा खाया है और आपको पिज्जा का टेस्ट अच्छा लगा, तो आप जब भी पिज्जा देखोगे आपके मुंह में पानी आ जाएगा। आप उसका एड भी देखोगे ना तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पिज्जा आपने खाया हुआ है और पिज्जा का टेस्ट आपको अच्छा लगा, इसलिए आपको उसको देख के आपके मुंह में पानी आया। सपोज करो आप कोई ऐसी चीज खा लेते हो, लौकी की सब्जी, कितनी भी अच्छी आ जाए, आपको उसका टेस्ट पसंद नहीं है तो आपके मुंह में पानी नहीं आएगा, राइट। तो कहने का मतलब होता है कि कंडीशन रिफ्लेक्स मतलब होता है वो रिफ्लेक्स एक्शन जो कि हमारे लाइफ टाइम में एक्सपीरियंस या लर्निंग की वजह से डेवलप होते हैं, है। तो धीरे धीरे हमको उस चीज की आदत पड़ जाती है और फिर वो चीज हमको अच्छी लगती है। तो रिफ्लेक्सेस दो प्रकार के, नेचुरल और कंडीशन। आगे इसी कंडीशन रिफ्लेक्सेस में स्लाइवेशन कैन अकर एज अ नेचुरल रिफ्लेक्स आल्सो, है ना। नेचुरल रिफ्लेक्स भी हो सकता है, स्लाइवेशन जरूरी नहीं है कि सिर्फ कंडीशन ही होता है। सलाइवा स्टार्ट्स फ्लोइंग डाउन व्हेन यू चू और ईट फूड। जैसे आपने खाना खाया तब भी अपने मुंह में सलाइवा बनता है, उस वक्त ये जो सलाइवेशन हो रहा है तो तब ये सलाइवेशन नेचुरल है, क्योंकि ये नॉर्मल प्रोसेस है आपके खाने का। जब आप मुंह में अंदर खाना खाओगे तो आपके सलाइवरी ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाएंगे, सलाइवा प्रोड्यूस होगा ताकि आपने जो खाना खाया है वो सॉफ्ट हो जाए, उसके अंदर एंजाइम्स वगैरह मिक्स हो जाए और फिर वो डाइजेशन का प्रोसेस इनिशिएट हो जाता है, ठीक है। इस वक्त अगर सलाइवा बन रहा है आपके मुंह में तो वो नेचुरल है ना। तो ये नेचुरल रिफ्लेक्स के अंदर आएगा। लेकिन अगर किसी पसंदीदा खाने की खुशबू से या किसी पसंदीदा खाने को देखकर आपके मुंह में पानी आ रहा है, अभी आपने खाया नहीं है, आपने मुंह में नहीं खाया, सिर्फ उसकी खुशबू आई है या सिर्फ आपने देखा है और फिर आपके मुंह में सलाइवा बन रहा है, तो फिर वो कंडीशन रिफ्लेक्स कहलाएगा, right? But in the above example of salivation, the sight of the smell of food was enough for the response. There, your brain actually remembered the taste of the food and worked in an unconscious way, है ना। जैसे आपने अपने पसंदीदा खाना को देखा, आपके ब्रेन को वो खाना का स्वाद याद आ गया, अरे वाह ये तो बहुत टेस्टी लगता है, और आपके सलाइवरी ग्लैंड्स स्टिमुलेट हो गए, तो फिर वो क्या कहलाएगा, कंडीशन रिफ्लेक्स या एक्वायर्ड रिफ्लेक्स। तो जो कंडीशन रिफ्लेक्स होते हैं दे आर नॉट इनबॉर्न, जन्मजात नहीं होते हैं। अगर छोटे बच्चे ने कभी पिज्जा नहीं खाया है तो उसके मुंह में कभी पानी नहीं आएगा पिज्जा को देख के, राइट। एंड आर दस कॉल्ड एक्वायर्ड रिफ्लेक्स। क्योंकि ये हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं इन रिफ्लेक्सेस को, इसलिए इसको एक्वायर्ड रिफ्लेक्स कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ कंडीशन रिफ्लेक्स इज एन इनवॉलेंटरी spontaneous automatic response brought about due to a previously learned experience। कंडीशन रिफ्लेक्स एक इनवॉलेंटरी इन स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है जो कि होता है क्योंकि हमारा
प्रीवियस लर्निंग एक्सपीरियंस है उस चीज को लेकर। बर्गर आपने खाया है, आपको बर्गर अच्छा लगा, इसलिए उसको देख के आपकी आंखें चमक उठी और आपके मुंह में पानी आ गया, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, कंडीशन रिफ्लेक्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। समझ में आ गया। तो रिफ्लेक्सेस दो प्रकार के हैं, नेचुरल और इनबॉर्न रिफ्लेक्स, और दूसरा कंडीशन रिफ्लेक्स जिसको हम एक्वायर्ड रिफ्लेक्स भी कहते हैं, जो जन्मजात होता है, बाय बर्थ प्रेजेंट होता है, जैसे कफिंग, स्नीजिंग, तो ये ब्लिंकिंग ऑफ आइज, तो ये नेचुरल रिफ्लेक्स के अंदर आ जाएगा। और कंडीशन रिफ्लेक्स एग्जाम्पल हो जाएगा आपका जैसे सलाइवेशन, एक बहुत बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, बहुत ही इजी एग्जाम्पल है जो आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। ये इसमें बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। पैलवॉव्स एक्सपेरिमेंट ऑन अ डॉग, कंडीशनड रिफ्लेक्स एक्शन को समझाने के लिए पैलवॉव एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था डॉग पर, और इस पर बहुत सारे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, आ जाता है ये वाला क्वेश्चन। पहले हम एक्सपेरिमेंट को समझते हैं क्या होता है। Classic example of developing a conditioned reflex is that of Pavlov's experiment on a dog. This famous Russian biologist थे, noted that under normal condition no animal will secrete saliva in response to the ringing of a bell or to any other sound. इन्होंने बोला था कि अगर नॉर्मल कंडीशन होगी तो कोई भी जानवर बैल की आवाज सुनकर या कोई और आवाज सुनकर उसके मुंह में पानी नहीं आएगा, है नॉर्मल है। अगर आपको किसी प्रकार की घंटी सुनाई दे तो क्या आपके मुंह में पानी आएगा? नहीं आएगा, ना आपके मुंह में आएगा ना किसी जानवर के मुंह में आएगा, सिर्फ घंटी की आवाज सुन के पानी नहीं आएगा। हमारे मुंह में पानी कब आता है, जब हम अपना पसंदीदा खाने की खुशबू आती है या हमको उसका वो सामने दिख जाता है। तो वही उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने ये बोला कि अंडर नॉर्मल कंडीशन किसी भी जानवर को किसी बेल की आवाज सुन के या किसी और चीज की आवाज सुन के कभी भी उसके मुंह में सलाइवा नहीं बनेगा। बट when a bell was repeatedly sounded simultaneously with the presentation of food during an adequate period of training, the dog salivated at the sound of the bell even when there was no food at the time. लेकिन अगर पहले बेल बजाई फिर खाना दिया और ये प्रोसेस बार बार रिपीट किया कुछ समय के लिए, तो फिर क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि अकेला बेल बजाएगा ना तो भी जो डॉगी होगा उसके मुंह में पानी आ जाएगा। देखो, अकेला सिर्फ बेल बजाएगा तब तो डॉगी के मुंह में पानी नहीं आएगा, लेकिन कुछ दिन तक और उसके सामने अगर खाना रखोगे तो डॉगी के मुंह में पानी आएगा। देखो, बेल बजाओगे तो डॉगी के मुंह में पानी नहीं आएगा, ठीक है ना। बेल जब अकेली बेल बजेगी तब डॉगी के मुंह में पानी नहीं आएगा, लेकिन लेकिन खाना जब उसके सामने रखोगे तो उसके मुंह में पानी आएगा। लेकिन अगर कुछ दिन तक आप एक्सपेरिमेंट करो कि बेल बजाओ फिर खाना रखो, है ना, बेल बजाओ फिर खाना रखो, बेल बजाओ फिर खाना रखो, ऐसे आप बार बार करोगे ना, तो कुछ दिन के बाद क्या होगा कि सिर्फ बेल की आवाज सुन के ही उसके मुंह में पानी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे लगेगा बेल बजी मतलब खाना आने वाला है, राइट। यानी कि वो कंडीशन हो गया कि जब भी जैसे घंटी बजती है तो खाना आता है, तो वो कंडीशन हो गया इस चीज को। पहले उस चीज के लिए कंडीशन नहीं था, तो यही पैवलोव का एक्सपेरिमेंट था। In other words, the stimulus which previously had no relation with the organism's salivary response now elicits a response in that gland. यानी कि जो stimulus यानी कि ringing of the bell, ये जो stimulus है इसका सलाइवेशन से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जब रिंगिंग ऑफ द बेल को उन्होंने कंबाइन किया खाना भी परोस के साथ साथ में, और जिसकी वजह से क्या हुआ, सलाइवेशन प्रोड्यूस होने लगा, तो फिर ये क्या कहलाएगा, ये कंडीशन रिफ्लेक्स कहलाएगा। ठीक है, फिर से इस एक्सपेरिमेंट को समझो। पैवलोव ने एक डॉग पे एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने ये देखा था कि किसी भी जानवर में अगर बेल का साउंड सुनाई देता है या किसी भी चीज का साउंड सुनाई देता है तो उसके मुंह में पानी नहीं आता है। उसके मुंह में पानी कब आता है, जब वो कोई खाना देखता है। ये नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन अगर कुछ दिन तक हम किसी डॉग के सामने पहले बेल बजाए फिर खाना रखें, फिर बेल बजाए फिर खाना रखें, तो जब हम बार बार ऐसे करेंगे तो बेल बजाएंगे और खाना रखेंगे तो उसके मुंह में पानी आएगा। ठीक है, फिर अगर आपने खाना नहीं भी रखोगे, अकेले बेल बजाओगे, खाना नहीं भी रखोगे, तो भी उसके मुंह में पानी आ जाएगा, इस उम्मीद से कि बेल बजी है यानी कि खाना आने वाला है। यानी कि वो कंडीशन हो गया है उस बेल की आवाज से, राइट। इसी को हम कहते हैं। तो क्लासिकल कंडीशनिंग का ये एक्सपेरिमेंट है, इसमें जो स्टिमुलस है वो रिंगिंग ऑफ द बेल है, कंडीशन स्टिमुलस है, और खाना तो अनकंडीशन स्टिमुलस है, क्योंकि खाना देख के तो मुंह में पानी आ ही जाता है, लेकिन बेल बजाने की वजह से भी मुंह में पानी आ गया, यानी कि ये कंडीशन स्टिमुलस हो जाएगा। ठीक है, तो हियर द कंडीशन स्टिमुलस इज द साउंड नॉट द साइट ऑफ द फूड। तो कंडीशन स्टिमुलस क्या हो गया, बेल की साउंड जो है वो है कंडीशन स्टिमुलस।
फूड नहीं है, फूड तो तुम्हारा नेचुरल स्टिमुलस है, क्योंकि फूड को देख के तो मुंह में पानी आता ही है, लेकिन बेल बजाने से भी मुंह में पानी आ रहा है, यानी कि क्या हो गया कि जो बेल का जो साउंड हुआ वो कंडीशन स्टिमुलस हो गया, मतलब डॉग को ये चीज उसके दिमाग में कंडीशन हो गई कि भाई जब भी घंटी की आवाज आती है तब खाना आता है, राइट। तो देखो फर्स्ट ए में क्या हुआ, फूड को देखे डॉग के मुंह में सलाइवा आया, जब बेल रिंग करी तो डॉग के मुंह में सलाइवा नहीं आया। अब बेल रिंग करी और फूड दिया तो उसके मुंह में सलाइवा आया, रिंगिंग ऑफ बेल अलोंग विद द प्रेजेंटेशन ऑफ फूड तो डॉग के मुंह में सलाइवा आया। फिर आपने कुछ दिन तक ये बार बार यही करोगे, बेल बजाओगे खाना दोगे, बेल बजाओगे खाना दोगे, बेल बजाओगे खाना दोगे, उसके मुंह में सलाइवा आएगा। अब आपने अकेली बेल बजाई, फूड नहीं दिया, तो भी उसके मुंह में पानी आ गया, यानी कि इस स्टेज पर वो कंडीशनड हो गया है, राइट। अनकंडीशन से कंडीशनड हो गया है। तो यही पेवलॉव का एक्सपेरिमेंट था। इसी तरीके से ना एक बहुत आपने कॉमन एक्सपीरियंस देखा होगा, डॉग रन्स अवे, क्या जैसे सपोज करो किसी कुत्ते को आप सामने देख रहे हो, किसी डॉग को सामने देख रहे हो और आप नीचे झुक के अगर पत्थर उठाओगे ना, तो जैसे डॉग देखेगा कि आप पत्थर उठाने वाले हो वो भाग जाएगा। क्यों? उसको लगेगा आप एक पत्थर उठा के उसको मार रहे हो सकता है आप पत्थर उठा के इधर उधर फेंक दो, या आप पत्थर उठा ही नहीं रहे हो, आप झुके हो अपने शूलेस को बांधने के लिए, लेकिन उसको ऐसे लगेगा आप झुके हैं पत्थर उठाने के लिए, तो वो भागेगा आपको देख के, क्योंकि उसको लगेगा ये पत्थर उठा के मुझे मारेगा। तो यानी के लिए उसको, क्योंकि ऐसा उसके साथ हो चुका होगा, इसलिए वो कंडीशन हो जाता है। If a dog at a distance sees you simply kneeling down as if you are picking up a stone, the dog runs away. This is a very commonly observed condition reflex found in dogs. है ना, बहुत आमतौर पे हम ये रिफ्लेक्स देखते हैं डॉग्स में। While animals in a circus are trained to do many strange acts, these are largely through conditioned reflex. उसी तरीके से हम सर्कस में देखते हैं कि जो जानवर है वो अलग अलग चीजें कर रहे हैं, जैसे भालू है साइकिल चला रहा है, मछली है बॉल से खेल रही है, या हाथी है वो बॉल को रोल कर रहा है ना, या ये एक टांग से खड़ा हुआ है, या हॉर्स डांस करके दिखा रहा है, या लायन जो है वो रिंग से पास हो रहा है, या ये आपका कुछ ड्रम बजा रहा है। तो वो तो ये सारी चीजें क्या है, ये इनको बार बार ये चीज करा के उनको कंडीशन कर दिया है कि जैसे ही उनका ट्रेनर बोलता है कि हाँ बंदर छलांग मार, तो वो छलांग मारने लगता है, गुलटा ही खा तो वो गुलटा ही खाने लगता है ना, या वो इसका ट्रेनर उसको बोलता है कि रिंग से पास हो तो वो रिंग से पास होने लगता है, यानी कि वो कंडीशन हो जाता है, तो उसको पता है कि इसको देख के मुझे क्या करना है ना। इसी तरीके से हम लोग डॉग को ट्रेनिंग देते हैं, जो हम पेट डॉग लोग बाग पालते हैं, तो वो अलग अलग तरीके से अपने डॉग्स को ट्रेन कर लेते हैं, ताकि अकेला वो उतना ही सुन के, जैसे एक ही डॉग को बार बार तुम कोई नाम दे दो, ब्रूनो नाम दे दिया, अब आप बार बार उसको देखो ब्रूनो 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 कहोगे ना, तो वो कंडीशन हो जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा कि ब्रूनो मेरा नाम है। आप जब भी ब्रूनो बोलोगे वो दौड़ के आ जाएगा, यानी कि कंडीशन हो गया है। तो इसको हम कंडीशन रिफ्लेक्सेस कहते हैं। ठीक है। अच्छा, और कुछ कॉमन रिफ्लेक्सेस हमारे ह्यूमन बीइंग्स में भी देखने को मिलते हैं, तो वो कुछ पहले हम डिस्कस करते हैं कुछ नेचुरल इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस के बारे में जो बाय बर्थ प्रेजेंट रहते हैं। जैसे एक नी जर्क रिफ्लेक्स है, नी जर्क इन विच द लेग इज इनवॉलंटरली एक्सटेंडेड एज अ रिजल्ट ऑफ शार्प टैप बिलो द नी कैप इन अ रिलैक्स्ड लेग रेस्टेड ऑन द अदर लेग व्हाइल सिटिंग। आप एक पैर के ऊपर एक पैर चढ़ा के बैठो और आप नी के नीचे इस तरह से हल्के से हैमर से हल्के से टक करो, तो आपका पैर एकदम झटके से दूर फेंकेगा, जर्क आएगा एक, है ना। तो ये क्या होता है, अधिकतर डॉक्टर क्या होता है, बहुत से लोगों को ना जब नीचे पैरों में सुन हो जाते हैं या कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो वो चेक करता है कि आपका जो नर्वस सिस्टम है ढंग से पैरों का काम कर रहा है, नर्व्स की नहीं कर रही है। इसको टेस्ट करने के लिए डॉक्टर क्या करता है, एक पेशेंट के एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखाता है और उसके नी के नीचे हल्के हल्के उसे टैप करता है ना। अगर उसके उसका जो पैर है टैप करने से झटका खाता है, यानी कि जर्क देता है, तो यानी कि उसकी नर्व्स अच्छे से काम कर रही होती हैं। और अगर नहीं देता है या बहुत ज्यादा देता है, इसके मतलब उसके नर्व्स में कुछ प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से डॉक्टर्स टेस्ट करते हैं, इसको नी जर्क रिफ्लेक्स कहते हैं हम। उसी तरीके से क्विक क्लोजिंग ऑफ द आईलिड्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट सडनली अप्रोचेस द आई और व्हेन स्ट्रांग बीम ऑफ लाइट इज फ्लैश्ड अक्रॉस एकदम से आपके आंख के पास कोई कचरा है या एकदम से खूब तेज रोशनी आती है, तो आप अपनी आईलिड को क्लोज कर लेते हो ना, तो ये भी एक नेचुरल रिफ्लेक्स का एग्जांपल है। उसी तरीके से विड्रॉल ऑफ द हैंड और एनी पार्ट ऑफ द बॉडी व्हेन सडनली प्रिक्ड, किसी कटीली चीज को देख छू कर एकदम से आप अपने हाथ हटा लेते हो, तो ये भी एक नेचुरल रिफ्लेक्स है ना। आप उस पे हाथ रखे नहीं रहोगे, अगर कोई चुभने वाली चीज में आपका हाथ टच हो गया है, नीडल में या कैक्टस में, तो आप हाथ एकदम से हटा लेते हो, तो ये भी नेचुरल रिफ्लेक्स है।
उसी तरीके से पेरिस्टाल्टिक तो हमने डिस्कस कर ही लिया है कि जब हम खाना खाते हैं और एलिमेंट्री कैनाल में एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का एक रिदमिक मूवमेंट शुरू हो जाता है ताकि खाना आपका नीचे तक पहुंच जाए, तो ये भी एक नेचुरल रिफ्लेक्स है, ये खाने को नीचे मूव कराने के लिए होता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। उसी तरीके से कफिंग होती है, अगर आपके विंड पाइप में कोई खाना फंस जाता है तो आप खांस के उसको बाहर निकाल देते हो, फंदा लग जाता है जिसे कहते हैं, तो ये कफिंग रिफ्लेक्स भी नेचुरल रिफ्लेक्स है। स्नीजिंग रिफ्लेक्स, जैसे आपके आंख नाक में कुछ चला गया या आपको एकदम तेज रोशनी पड़ती है ना, तो उससे भी आपके एकदम से सेंसेस इरिटेट हो जाते हैं और सेंसिटिव हो जाते हैं और आपको स्नीज यानी कि छींक आ जाती है। तो ये सारे जो है आपके नेचुरल या इनबॉर्न रिफ्लेक्स के एग्जाम्पल हैं। नीजर, closing of the eyelids, withdrawal of the hands, peristaltic reflexes, cuffing reflex and sneezing reflex। तो इतने सारे एग्जाम्पल हैं, इनको याद रखना, ठीक है। कुछ कंडीशन रिफ्लेक्स या एक्वायर्ड रिफ्लेक्स के एग्जांपल, जैसे सीइंग द टीचर एंटरिंग द क्लासरूम यू स्टैंड अप, है ना, जैसे टीचर क्लास में एंटर करती है सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं ना, तो ये क्या है, कंडीशन रिफ्लेक्स। ये आपको छोटे से सिखाया गया है कि जब टीचर आती है क्लास में तो आपको खड़े होकर उसको विश करना है। तो फिर क्या होता है, जब आप बड़ी क्लास में आ जाते हो, सेकंड थर्ड फोर्थ तक आ जाते हो, तब तक आप ये चीज सीख चुके होते हो। तो जब भी कोई टीचर आपकी क्लास में एंटर करता है, आप लोग खड़े होकर उनको विश करते हो। तो ये क्या हो गया, ये आपका कंडीशन रिफ्लेक्स के अंदर आएगा। जब आप प्ले सेंटर में थे, टीचर को देख के आप खड़े नहीं होते थे, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपको टीचर को एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट आपको टीचर के आने पे खड़ा होना है। लेकिन आपको स्कूल में इस चीज के ट्रेन किया गया है कि टीचर जब आते हैं तो आपको रिस्पेक्ट शो करने के लिए आपको खड़े होकर विश करना चाहिए, है ना। तो फिर ये क्या हो गया, कंडीशन या एक्वायर्ड रिफ्लेक्स हो गया। उसी तरीके से यू टाई योर शू लेसेस व्हाइल टॉकिंग, है ना, बात करते करते भी हम अपने जूते के लेसेस बांध लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमको कौन सा राइट पहले जाना है, फिर लेफ्ट कैसे डालना है, फिर किस तरह से नॉट लगानी है, हमको पता है हमको शू लेस कैसे टाई करनी है। तो हम बिना शू लेस की तरफ देखे भी अपने जूते के फीते बांध लेते हैं। तो ये भी कंडीशन या एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस है। जब पहली बार सीख रहे होते हो जूते की लेस बांधना, तो आप देखते हो अच्छा हमको ये वाला लेस नीचे की तरफ लेना है, इसको राइट करना है, इसको लेफ्ट करना है, तब होता है। उसी तरीके से आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जब बजाते हो, जब आप सीख जाते हो तो आप बिना देखे उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजा लेते हो। नहीं तो आपको ध्यान देना पड़ता है, अच्छा मुझे आप जैसे पियानो सीख रहे हो तो कौन सा की पहले दबाना है, फिर कौन सा बाद में दबाना है। लेकिन एक बार आपको प्रैक्टिस हो आती है तो ऑटोमेटिकली आप इधर उधर देख के गाना गाते रहते हो और आपकी जो फिंगर्स है वो पियानो की कीज में चलती रहती हैं। उसी तरीके से कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है, उस पे भी आप बिना देखे टाइप कर ले जाते हो जब आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है। तो ये भी कंडीशन रिफ्लेक्स एग्जांपल हो गया। गिविंग अ हैंड सिग्नल टू योर राइट ऑटोमेटिकली व्हेन यू आर टर्निंग योर साइकिल और कार टू द राइट, है ना, जैसे राइट हैंड साइड आपको मुड़ना है, टर्न लेना है, ऑटोमेटिकली आपका राइट हैंड ही निकलेगा बाहर बाहर उसको सिग्नल देने के लिए। तो ये भी एक एक्वायर्ड या कंडीशन रिफ्लेक्स में ही आएगा। अप्लाइंग ब्रेक्स इन योर व्हीकल इफ समवन सडनली कम्स इन फ्रंट, एकदम से कोई आपके सामने आ गया है तो आप एकदम से ब्रेक अप्लाई करते हो, तो ये कंडीशन है। हमको पता है कि भाई कोई सामने आ जाए तो उसको बचाने के लिए हमको ब्रेक अप्लाई करना चाहिए, तो जैसे ही कोई सामने आता है वो ब्रेक अप्लाई कर लेते हैं। हम उस वक्त नहीं सोचते कि अरे हमको ब्रेक लगाना है कि नहीं लगाना है, ऑटोमेटिकली हमारा पैर ब्रेक पे आ जाता है या हाथ ब्रेक पे आ जाता है। तो ये कंडीशन या एक्वायर्ड रिफ्लेक्स है, क्योंकि हमने सीखा है गाड़ी चलाते वक्त कि ब्रेक लगाने से गाड़ी रुक जाती है, और सामने वाले को हम सामने वाले को बैंक करने से हम बच सकते हैं। तो ये है, तो ये तुम्हारा एग्जांपल है कंडीशन या एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस के। मतलब ऑन सीइंग द टीचर यू स्टैंड अप, या विदाउट लुकिंग यू कैन टाई योर शू लेसेस, या यू कैन प्ले योर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विदाउट लुकिंग एट द इंस्ट्रूमेंट। उसी तरीके से यू कैन टाई विदाउट सीइंग ऑन द कीबोर्ड, गिविंग अ हैंड सिग्नल या अप्लाइंग ब्रेक्स। ठीक है, ये सारे एग्जांपल है इसके। तो आप बहुत आसानी से आप नेचुरल रिफ्लेक्स और कंडीशन रिफ्लेक्स को डिफरेंशिएट कर सकते हो। सबसे पहला नेचुरल रिफ्लेक्स जो होता है ये इनबॉर्न या इनहेरिटेड होता है, जिसके लिए किसी भी प्रीवियस एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है। जबकि कंडीशन रिफ्लेक्स बाय बर्थ प्रेजेंट नहीं होता है, ये हम अपनी एक्सपीरियंस और लर्निंग के द्वारा सीखते हैं। ठीक है, जो नेचुरल रिफ्लेक्स होते हैं डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्टिमुलस, स्टिमुलस से डायरेक्टली रिलेटेड रहते हैं। लेकिन जो कंडीशन रिफ्लेक्स होते हैं ब्रॉट अबाउट बाय कंडीशन टोटली डिफरेंट फ्रॉम द डायरेक्ट इनिशियल स्टिमुलस। इनिशियल स्टिमुलस जो डायरेक्ट इनिशियल स्टिमुलस है उसकी वजह से नहीं होता है, इसको हमने सीखा होता है, हमने कंडीशन किया होता है। जैसे घंटी बजना एक स्टिमुलस है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन उससे सलाइवेशन नहीं हो रहा है। लेकिन घंटी के साथ साथ खाना प्रेजेंट हो रहा है, तो अब हम फिर घंटी की आवाज से हमारे मुंह में पानी आने लगता है, तो वो कंडीशन हम हो गए हैं, राइट।
सिमिलर इन नेचुरल रिफ्लेक्स में सिमिलर इन ऑल ह्यूमंस और सिमिलर अमंग ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ एनी वन स्पीशीज। मतलब जो नेचुरल रिफ्लेक्स होते हैं वो सेम होते हैं सारे इंसानों में या किसी भी प्रकार के सारे जानवरों में। जैसे कि जब भी हमारे अगर हम खाना खाते वक्त हमारे अगर फूड पाइप में कुछ फंस गया तो हम कोई भी इंसान होगा वो खांस के ही बाहर करेगा। ऐसा नहीं करेगा कि वो हंसने लगेगा, ऐसा नहीं करेगा वो रोने लगेगा। अगर उसके गले में कुछ फंस गया है तो पहला रिस्पॉन्स उसका क्या होगा, वो खांसेगा ताकि वो चीज बाहर निकल आए। तो ये क्या होता है, जो नेचुरल रिफ्लेक्स होते हैं वो सेम होते हैं हर इंसान में या उस जाति के, उस स्पीशीज के हर एनिमल में, ठीक है। जबकि जो कंडीशन रिफ्लेक्स होता है डिफर्स इन डिफरेंट इंडिविजुअल सब्जेक्ट टू लर्निंग एक्सपीरियंस। मतलब ये कंडीशन रिफ्लेक्स अलग अलग इंसान में अलग अलग हो सकता है ना। हो सकता है एक इंसान को नॉनवेज देख के मुंह में पानी आ जाए और वही दूसरे इंसान को नॉनवेज देख के उल्टी आ जाए, है ना। तो जिसने नॉनवेज खाया उसे नॉनवेज अच्छा लगा तो उसके मुंह में पानी आएगा, लेकिन जिसने नॉनवेज नहीं खाया और या नॉनवेज खाया और उसका स्वाद उसको पसंद नहीं आया तो उसको उल्टी आ जाएगी। कंडीशन रिफ्लेक्स अलग अलग हो सकते हैं इंसानों में, लेकिन नेचुरल रिफ्लेक्स जो होते हैं वो सेम ही होते हैं हर किसी में। तो ये डिफरेंसेस है। अच्छा, कौन सा पाथवे ये अचीव करता है, मतलब फॉलो करता है ये रिफ्लेक्सेस के लिए। देखो वैसे तो कुछ भी काम होता है, हमने पढ़ा है कि दो प्रकार की नर्व्स होती है, सेंसरी नर्व और मोटर नर्व, है ना। अगर हमारे सेंस ऑर्गन्स कुछ भी स्टिमुलस को परसीव करते हैं तो सेंसरी न्यूरॉन्स वो मैसेज ब्रेन तक ले जाती है। फिर ब्रेन सोचता है, समझता है क्या करना है, उस हिसाब से वो मोटर न्यूरॉन को, मोटर नर्व्स को ऑर्डर देता है और उस हिसाब से हमारी मसल्स या ग्लैंड्स बिहेव करते हैं, ठीक है। ये तो नेचुरल पाथवे है। लेकिन जब रिफ्लेक्स एक्शन होता है तब इतना टाइम नहीं होता है कि कोई चीज सोच समझ के ब्रेन तक पहुंचे, फिर ब्रेन सोचे और फिर वो एक्शन ले। ये तो काम हमको बहुत जल्दी क्विक करना होता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब रिफ्लेक्सेस होते हैं तो ऐसे केस में शॉर्टकट अपनाया जाता है। बात ब्रेन तक पहुंचती नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ही फैसला ले लेता है कि देखो ऐसा कर लो, ठीक है, और काम हो जाता है। तो हम वही नर्वस पाथवे इसमें देख रहे हैं। रिफ्लेक्स एक्शन मस्ट बी क्विक टू हैव वैल्यू। रिफ्लेक्स एक्शन तभी फायदेमंद है तुरंत हो रहा है, वरना तो नुकसान आपको हो ही जाना है। तो आपको नुकसान से या खतरे से बचाने के पहले अगर वो एक्शन हो जाए तो बढ़िया है। तो रिफ्लेक्स एक्शन हमेशा क्विक होना चाहिए। Therefore, the pathway for receiving and sending information must be short. तो जिस पाथवे से इंफॉर्मेशन जा रही है और रिसीव हो रही है वो एकदम शॉर्ट होना चाहिए, मतलब शॉर्टकट में आपको एकदम उसका ऑर्डर मिल जाना चाहिए। लंबा चौड़ा अगर आप रास्ता लोगे तो तब तक तो देर हो जाएगी। In a simple reflex, impulses are not conducted up and down the spinal cord but leave at the same level at which they enter. जब रिफ्लेक्स सिंपल रिफ्लेक्स होता है तो इम्पल्सेस तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर नीचे नहीं पहुंचती है, एक एक लेवल जहां वो पहुंचती है एक लेवल पर, वहीं से उसको ऑर्डर मिल जाता है कि यहीं से कर लो, वो उसी लेवल पे वो चीज सॉर्ट आउट हो जाती है, ऊपर तक बात पहुंचाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो जैसे हम बहुत सी चीजें होती है ना, सपोज करो आपके स्कूल में ही है ना, कुछ पावर्स टीचर्स के हाथ में ही होती है, जरूरी नहीं है हर चीज के लिए टीचर को जाके प्रिंसिपल से पूछना पड़े। कुछ डिसीजन टीचर खुद ले सकता है और वहीं के वहीं वो काम खत्म हो जाता है, राइट, है ना। कुछ चीजें ऐसे होती है जो प्रिंसिपल से पहले हमें परमिशन लेनी पड़ती है फिर वो होता है, राइट। तो तो रिफ्लेक्सेस इसी प्रकार के हैं, जिस चीज ने जिस पॉइंट पर स्टिमुलस आया वहीं पर अगर इसको क्या करना है कि किस तरह से रिस्पॉन्स करना है, इसका ऑर्डर मिल जाए तो फिर ये रिफ्लेक्स कहलाते हैं। दिस में इन्वॉल्व टू न्यूरॉन्स। तो रिफ्लेक्सेस में 2 या 3 न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, एक तो सेंसरी होता है, एक मोटर न्यूरॉन होता है और कभी कभी तीसरा यानी कि इंटर न्यूरॉन में इस्तेमाल होता है। तो सेंसरी न्यूरॉन होता है वो डॉर्सल रूट पे होता है और जो जो तुम्हारा मोटर न्यूरॉन होता है वो वेंट्रल रूट पे होता है। ये हमने अच्छे से हमने पिछले वाले वीडियो में देखा है इसको अच्छे से, है ना, इस डायग्राम को, तो आप एक बार फिर से देख लेना इसको। When it involves two neurons, these are dorsal sensory neuron located in the dorsal root and a ventral motor neuron located in the ventral part of the gray matter of the spinal cord with its fiber in the ventral root. देखो ये हमने स्पाइनल कॉर्ड वाले वीडियो में बहुत अच्छे से किया है। एक जो ऊपर से जो रूट आ रही है इसको डॉर्सल रूट कहते हैं, जो नीचे वाली रूट आ रही है वो वेंट्रल रूट कहलाती है। तो स्पाइनल नर्व होती है, सारी स्पाइनल नर्व मिक्स नर्व होती है, ठीक है। मतलब इसमें सेंसरी न्यूरॉन भी होता है और मोटर न्यूरॉन भी होता है। जब ये जंक्शन में पहुंचता है तो सेंसरी न्यूरॉन आपका डॉर्सल रूट में चला जाता है और मोटर न्यूरॉन आपका वेंट्रल रूट पे चला जाता है। तो वो यही बता रहे हैं। द इम्पल्स फ्रॉम द सेंसरी रिसेप्टर इज रिसीव्ड through the sensory fibers of the dorsal root of the spinal nerve, and as it reaches the motor neuron in the spinal cord, a response impulse is immediately। जैसे ही तुम्हारे सेंसरी न्यूरॉन ने कोई इम्पल्स को रिसीव किया तो ये डॉर्सल रूट से होता हुआ स्पाइनल कॉर्ड पे पहुंचेगा
और वहां पे मोटर न्यूरॉन को ऑर्डर मिल जाएगा और वो अकॉर्डिंगली मसल्स या ग्लैंड को ऑर्डर दे देगी क्या करना है, राइट? द इम्पल्स फ्रॉम द सेंसरी रिसेप्टर is received to the sensory fiber of the dorsal root of the spinal nerve, and as it reaches the motor neuron in the spinal cord, a response impulse is immediately flashed like a reflection through the same spinal nerve to the effector muscle or organs to react. ठीक है ना? तो स्टिमुलस लिया तुम्हारी सेंसरी न्यूरॉन ने, और सेंसरी न्यूरॉन ने डॉर्सल रूट का रास्ता अपनाते हुए स्पाइनल कॉर्ड तक ये चीज पहुंचाई। स्पाइनल कॉर्ड में ही मोटर न्यूरॉन प्रेजेंट थी, उसने वहीं से समझ लिया कि इस स्टिमुलस के लिए हमको किस तरह से बिहेव करना है, और उसने मसल्स को ऑर्डर दे दिया थ्रू मोटर न्यूरॉन। ठीक है, तो कभी कभी सेंसरी और मोटर के बीच में एक इंटर न्यूरॉन भी प्रेजेंट रहती है। ये जो दिख रही है ना, जो स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर के अंदर होती है, इसको हम इंटर न्यूरॉन या एसोसिएशन न्यूरॉन या इंटरमीडिएट न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन कहते हैं। Sometimes a third neuron is included in the reflex arc lying between the sensory fiber and the motor neuron inside the spinal cord. After the instant response, the sensation is also carried to the brain via interconnecting longitudinal nerve fibers in the spinal cord. एक बार instant response हो गया, उसके बाद ये जो sensation है brain तक भी पहुंचाया जाता है ना? फिर हमको थोड़ी देर में समझ में आता है, अच्छा हमने गर्म चीज छू ली, अच्छा हमने कोई कांटा छू लिया, यानी कि मैसेज पहले तो एक्शन ले लिया गया कि हाँ भैया ऐसा ऐसा हो गया, तुम ऐसा कर लो, लेकिन फिर जो हेड है ब्रेन, उस तक भी बात पहुंचती है ना? तो क्या पाथवे फॉलो करता है? जैसे ही स्टिमुलस को रिसीव किया रिसेप्टर के सेंसरी न्यूरॉन ने, इसने मैसेज दिया ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को, अधिकतर स्पाइनल कॉर्ड को ही देता है। स्पाइनल कॉर्ड वही डिसाइड कर लेता है कि उसको क्या एक्शन लेना है, और मोटर न्यूरॉन द्वारा वो ऑर्डर्स दे देता है इफेक्टर को। इफेक्टर मसल भी हो सकता है और ग्लैंड भी हो सकता है, और उस हिसाब से मसल या ग्लैंड रिस्पॉन्स देती है, राइट? कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स एक्शन जब होते हैं तो क्या होता है, जब कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं तो बहुत सारे न्यूरॉन्स उसमें इन्वॉल्व रहते हैं एट डिफरेंट लेवल्स। कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स एक्शन इन्वॉल्व्स न्यूरॉन्स एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। जैसे जब हम while walking in the dark on a road, if you happen to step on a coiled piece of rope, you suddenly jump aside with the fear of a suspected snake. Virtually all the skeletal muscles are involved in this reflex. मतलब क्या है, जैसे अंधेरे में आप चल रहे हो और एकदम अचानक आपने रस्से पे पैर रख दिया, तो आपको क्या लगेगा, आपने सांप के ऊपर पैर रख दिया और आप एकदम से जंप कर जाओगे, तो यानी कि आपके पैर की सारी मसल्स इन्वॉल्व हो गई और आपने पूरा अपने वहां से जंप करके आप इधर के उधर हो गए। ठीक है, तो ये फिर एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स एक्शन का, क्योंकि बहुत सारी स्केलेटल मसल्स उसमें इन्वॉल्व हुई। पाथवे क्या है रिफ्लेक्स आर्क का, ये अच्छे से याद करना है, ये पाथवे, क्योंकि ये ना इनकम्प्लीट दे देते हैं, उसको कंप्लीट करना पड़ता है, बीच बीच में एरो लगा के ब्लैंक स्पेसेस दे देंगे, वो आपको फिल करना पड़ेगा। तो अब याद करो, स्टिमुलस सेंस ऑर्गन के रिसेप्टर रिसीव करते हैं, फिर ये सेंसरी न्यूरॉन्स के द्वारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भेजते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन हो सकता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम या जो उस स्टिमुलस को देखते हुए जो भी रिस्पॉन्स देना है, उसको मोटर नर्व्स के द्वारा मसल्स तक या ग्लैंड्स तक पहुंचाती है, और मसल्स तक पहुंचाती है तो कॉन्ट्रैक्ट करती है, और ग्लैंड्स कुछ ना कुछ सीक्रेट करते हैं ना। जैसे हीट का स्टिमुलस है, ये स्किन के रिसेप्टर सेल्स ने रिसीव किया, सेंसरी न्यूरॉन्स द्वारा ये मैसेज स्पाइनल कॉर्ड को भेजा गया, स्पाइनल कॉर्ड ने डिसाइड किया है कि हाथ को विड्रॉ करना है, ये मैसेज उसने मोटर न्यूरॉन से हाथ की मसल्स को दिए, और हाथ की मसल्स ने अपने हाथ को वहां से हटा लिया, ये रिस्पॉन्स हो गया। तो स्टिमुलस से ये रिस्पॉन्स आया, तो ये एक टिपिकल रिफ्लेक्स एक्शन का पाथवे है, राइट? The term reflex comes from the Latin word reflexus, meaning reflected or directed back. जो reflex word आया है वो लेटिन वर्ड से आया है, जो टर्म रिफ्लेक्स आया है वो लेटिन वर्ड से आया है, और रिफ्लेक्स का मतलब होता है रिफ्लेक्सस लेटिन भाषा में, यानी कि रिफ्लेक्ट कर लेना। जिस तरह से रिफ्लेक्शन होता है ना तुरंत फटाक से अचानक, वैसे ही रिफ्लेक्स एक्शन होता है, एकदम तुरंत होता है, इंस्टेंटेनियसली होता है। कैन यू मेक आउट वेयर फ्रॉम द इम्पल्सेस आर रिफ्लेक्टेड बैक इन अ रिफ्लेक्स? ये आपके लिए होमवर्क है ठीक है। नाउ तो ये पाथवे फॉलो करता है, स्टिमुलस को रिसीव करते हैं रिसेप्टर, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सेंसरी न्यूरॉन द्वारा ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को देते हैं, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, वो मोटर न्यूरॉन द्वारा अपना रिस्पॉन्स फैक्टर यानी कि मसल या ग्लैंड को दे देते हैं, और उस हिसाब से रिस्पॉन्स होता है। लेकिन ये सब चीजें ना फ्लैश फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाती है, बिल्कुल इन फ्लैश हो जाती है। ठीक है, इसमें कुछ टर्म्स यूज किए हैं, उसकी डेफिनेशन दी गई है, इसको अच्छे से याद करना है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है? इट इज द शॉर्टेस्ट रूट दैट कैन बी टेकन बाय एन इंपल्स फ्रॉम अ रिसेप्टर टू एन इफेक्टर।
रिसेप्टर से इफेक्टर तक पहुंचने के लिए सबसे छोटा शॉर्टकट रास्ता होता है, उसको रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, है ना। इतना सा रास्ता उसने अपनाया, बस स्पाइनल कॉर्ड से लौट गया, ठीक है, शॉर्टकट जो अपनाया। इट इज द शॉर्टेस्ट रूट दैट कैन बी टेकन बाय एन इम्पल्स फ्रॉम अ रिसेप्टर टू अ इफेक्टर। रिसेप्टर क्या होते हैं? ये स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स होते हैं in contact with the terminal ending of the nerve cells which respond to stimulus and convert it into an impulse in a sensory neuron. रिसेप्टर स्पेशल प्रकार के एपिथेलियल सेल्स होते हैं जिनकी टर्मिनल एंडिंग्स जो होती है वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करती हैं और स्टिमुलस को इंपल्स में कन्वर्ट करके सेंसरी न्यूरॉन में भेज देती हैं। देखो फिर से देखो, the specialized epithelial cells in contact with the terminal endings of the nerve cells which respond to stimulus and convert it into an impulse in a sensory neuron. तो स्टिमुलस को इंपल्स में कन्वर्ट कर देते हैं रिसेप्टर और सेंसरी न्यूरॉन द्वारा इंफॉर्मेशन भेज देते हैं। सेंसरी न्यूरॉन क्या होती है? द न्यूरॉन इन द स्पाइनल कॉर्ड दैट रिसीव नर्व इंपल्सेस थ्रू इट्स एक्शन टर्मिनल एंडिंग्स व्हिच आर इन कांटेक्ट विद द रिसेप्टर सेल। जो स्पाइनल कॉर्ड के जो न्यूरॉन्स हैं जो कि इंपल्सेस को रिसीव करते हैं उनको हम सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं। जितने भी जो हमारे सेंस द न्यूरॉन इन द स्पाइनल कॉर्ड दैट रिसीव्स नर्व इंपल्सेस थ्रू इट्स एक्सॉन एंडिंग व्हिच आर इन कांटेक्ट विद द रिसेप्टर सेल। ये जो न्यूरॉन्स होते हैं इनकी जो नर्व एंडिंग्स होती हैं वो रिसेप्टर सेल के कांटेक्ट में होती हैं और ये स्टिमुलस को रिसीव करती हैं और ये इंफॉर्मेशन को ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाती हैं। और सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन होता है। It is a region in the spinal cord or brain where incoming sensory impulse generates an outgoing motor impulse. In the center, there may be an association neuron between sensory and motor neuron. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है और सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को कभी-कभी कनेक्ट करने वाली एसोसिएशन न्यूरॉन भी होती है। मोटर न्यूरॉन क्या होती है? मोटर न्यूरॉन वो न्यूरॉन होती है जो मैसेज ले आती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से effector muscle tag, right? It carries impulses generated by the association neuron in the central nervous system to the effector muscle, effector organ, muscle और gland. और इफेक्टर क्या होता है? इफेक्टर वो ऑर्गन होता है जिसको रिस्पॉन्स शो करना है। इट इज बेस्ड ऑन द स्टिमुलस, है ना। स्टिमुलस को देख के क्या रिस्पॉन्स करना है, जिस मसल को या ग्लैंड को रिस्पॉन्स देना होता है वो इफेक्टर कहलाती है। इट इज एन ऑर्गन, मसल और ग्लैंड दैट रिस्पॉन्ड टू मोटर नर्व और इम्पल्स, ठीक है। तो रिफ्लेक्स आर्क एक शॉर्टेस्ट रूट हो गया जो कि वो लेता है, इम्पल्स लेती है रिसेप्टर से इफेक्टर तक पहुंचने में। रिसेप्टर वो सेंसरी सेल्स हो गए जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। सेंसरी न्यूरॉन वो होती है जो स्टिमुलस की इंफॉर्मेशन को तुम्हारे सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक ले जाती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ गए जो कि उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती है। मोटर न्यूरॉन वो न्यूरॉन्स आ गई जो मैसेज को कन्वे करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर तक। और इफेक्टर वो ऑर्गन होता है जो स्टिमुलस के बेस पर रिस्पॉन्ड करता है। तो ये तुम्हारे रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम है, ठीक है। एक लास्ट चीज आपको याद रखनी है, ऑल रिफ्लेक्सेस आर इनवॉलंटरी। जितने भी रिफ्लेक्स होते हैं वो इनवॉलंटरी होते हैं, यानी कि आपके विल के कंट्रोल में नहीं होते हैं, आपकी इच्छा शक्ति कंट्रोल में नहीं होते हैं। लेकिन सारे के सारे इनवॉलंटरी एक्शंस रिफ्लेक्सेस ही होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि हमारी बॉडी में तो बहुत सारे इनवॉलंटरी एक्शंस होते रहते हैं, जैसे डाइजेशन होता रहता है, रेस्पिरेशन होता रहता है, एक्सक्रीशन होते रहते हैं। ये सब चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, सारे इनवॉलंटरी एक्शंस हैं। लेकिन क्या ये रिफ्लेक्सेस है? नहीं, ये रिफ्लेक्सेस नहीं है। रिफ्लेक्सेस वही इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं जो कि किसी पास्ट लर्निंग या एक्सपीरियंस पे बेस्ड होते हैं, ठीक है ना। किसी पास्ट लर्निंग या एक्सपीरियंस पे बेस्ड होने के बाद हम जो काम करते हैं वो तुम्हारे रिफ्लेक्सेस कहलाए ना। या हमारे एक प्रोटेक्टिव वो हुआ कि सपोज करो कि जैसे कुछ कुछ तो पास्ट लर्निंग पे बेस्ड होते हैं, कुछ इनबॉर्न भी होते हैं। लेकिन रिफ्लेक्सेस जो होते हैं इनवॉलंटरी जरूर होते हैं, लेकिन सारे इनवॉलंटरी एक्शंस रिफ्लेक्सेस नहीं होते। इस बात को ध्यान रखना है, ये स्टेटमेंट पूछ लेंगे। ऑल रिफ्लेक्सेस आर इनवॉलंटरी बट ऑल इनवॉलंटरी एक्शंस आर नॉट रिफ्लेक्सेस, है ना? सारे रिफ्लेक्सेस इनवॉलंटरी होते हैं लेकिन हर इनवॉलंटरी एक्शन को रिफ्लेक्स नहीं कह सकते हम। तो रिफ्लेक्स एक्शन तो वही एक्शन होते हैं जो हम अपने प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, भले ही वो बाय बर्थ हो या हमने लर्न कंडीशन है, लेकिन ये इनवॉलंटरी होंगे। सर्टेन वॉलंटरी एक्शंस बाय कॉन्शियसली रिपीटिंग देम विद स्पेसिफिक स्टिमुलाई कैन बिकम इनवॉलंटरी। कुछ वॉलंटरी एक्शंस ऐसे होते हैं जो हम बार बार रिपीट करते हैं तो फिर वो इनवॉलंटरी बन जाते हैं, है ना। इसको हम कंडीशन रिफ्लेक्स कहते हैं। जैसे हम एक ही रास्ते पे बार बार जा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में रट जाता है, तो इसको फिर हम कंडीशन रिफ्लेक्स कहेंगे। पहले वो कंडीशन नहीं था,
पहले वो वॉलंटरी था, फिर वो इनवॉलंटरी हो गया। ठीक है, तो इस टॉपिक में इतना ही है। आप इस टॉपिक को कवर करने के बाद जो नर्वस सिस्टम जो टॉपिक है आपका, जो चैप्टर है 10th क्लास के हिसाब से, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। इसकी मैंने 7-8 वीडियो बनाए हैं इस टॉपिक पे, नर्वस सिस्टम पे। हर टॉपिक को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप वो सारे वीडियोस देख सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट प्लेस कर सकते हो, मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। ऑलराइट, थैंक यू। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon for notification. Thank you.